student. I am Krishna Kumar, your bio teacher, and welcome to our channel Secret Science. ठीक है जो फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर को पढ़ रहे थे। उसमें पिछले लेक्चर में हमने जेनेटिक कोड, म्यूटेशन और आरएनए को कवर कर चुका था। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो पीछे का देख लो, सारे लेक्चर्स मैंने अच्छे से बता रखा है। और इतना तो मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि अगर मेरे लेक्चर्स को पूरे अच्छे से पढ़ते हो, जो अगर नोट्स बना करके उसको अच्छे से पढ़ते हो, तो अदर सब्जेक्ट का नहीं, लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट्स का बायो का कहता हूँ 90 का 90 क्वेश्चंस बनाने के लिए तुम सफल हो जाओगे। ठीक है, तो चलो अब हम बात कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक, ये जो ट्रांसलेशन है इसका मतलब क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या होता है सर? प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब सिंपल ही हुआ, प्रोटीन का बनना, प्रोटीन का सिंथेसिस होना, वो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, तो इसी में देखो हम लोग क्या ट्रांसलेशन में क्या हो रहा होता है, ट्रांसलेशन में क्या होता है, mRNA जो होता है वहाँ से हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, mRNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, और इसी को अगर लिटरली बात करें तो लिटरली में क्या बोलेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस। बायोलॉजिकली बोले तो mRNA कन्वर्जन प्रोटीन में हो जाना, वो ट्रांसलेशन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, अब ये ट्रांसलेशन प्रोसेस कहलाता है, तो इसमें वेरियस स्टेप्स होते हैं, मैकेनिज्म्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं, उसके बाद ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो एकदम गौर से देखना, बहुत ही सिंपल तरीके से और एकदम अच्छे तरीके से समझा दूंगा इसको। देखो, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, पहले प्रोटीन सिंथेसिस में यहाँ पे तीनों आरएनए के बारे में जो कुछ बात है वो देख लो। ये mRNA, ठीक है, rRNA और ये tRNA। देखो तीनों का फंक्शन एक बार देखो, इसका काम क्या करता है, ये इसके पास क्या होता है, इट कंटेन्स कोडोन्स, मतलब which codes for प्रोटीन। ठीक है, mRNA जानते हो इसके पास कोडोन्स होता है जो कि कोड्स को प्रोटीन को कोड्स करता है। rRNA क्या क्या होता है, rRNA के पास ये क्या करता है, ये फॉर्म्स राइबोसोम्स, rRNA फॉर्म्स राइबोसोम्स विच सिंथेसाइज प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन को सिंथेसाइज कौन करता है, rRNA ही प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। और tRNA का काम क्या होता है, tRNA का काम होता है ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड्स टू राइबोसोम। ठीक है, तो ये तो बेसिक सा चीज है, मतलब इसमें ये mRNA, ये ट्रांसलेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि तीनों का तीनों RNA काम आने वाला है। mRNA भी काम आएगा, ठीक है, mRNA भी काम आएगा, rRNA भी काम आएगा, tRNA भी काम आएगा। ठीक, इसको पहले लिखना चाहिए, इसको mRNA पहले लिख दिया तो rRNA पहले लिख लेना। ठीक है, इसको क्या समझाने का मतलब बस यही रीजन है कि इसमें तीनों काम आने वाला है, और तीनों का यहाँ पे क्या फंक्शन होगा वो एक छोटा सा समरी में मैं ऐसे मतलब बता दिया कि ये करेगा, RNA ये करेगा, tRNA ये करेगा। अब इसमें क्या होगा, कैसे होगा, अब हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो गाइस, मैं बता रहा हूँ जो भी चीज़ अच्छे से पढ़ो, नीट के लिए 90 का 90 क्वेश्चन का मेरे ऊपर छोड़ दो, वो में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें नहीं आएगा अगर मेरे अच्छे से नोट्स पढ़ोगे तो। ठीक है, चलो तो अब बात कर लेते हैं। देखो ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस, इसमें हमको क्या करना पड़ता है, अमाइनो एसिड्स के साथ खेलना होता है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स के साथ खेलना होता है, tRNA के साथ खेलना होता है, मतलब सबके साथ खेलना होता है। लेकिन यहाँ पे प्रोटीन जो होता है, अमाइनो एसिड्स जो होता है, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, एक्टिव फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, एक्टिव फॉर्म में नहीं होता मतलब सर एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है, इसका मतलब एक्टिव नहीं होता है। देखो उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। सबसे पहला प्रोसेस ट्रांसलेशन में, सबसे पहला प्रोसेस स्टार्ट होगा वो हमारा होगा अमाइनो एसिड्स को एक्टिवेट करना। ठीक है, देखो अगर बात करें, अगर 24 आवर्स हर अमाइनो एसिड्स अगर एक्टिवेट हुआ, तो जैसे अगर फ़ोन ही एक्टिवेट रहे 24 आवर्स तो क्या होगा, भले हम यूज़ ना करें लेकिन ऑन रहे तो बैटरी डिस्चार्ज होगा ही होगा, बैटरी तो खत्म होगा। ऐसा तो नहीं है कि हम रिचार्ज नहीं कर, चार्ज में
हमने यूज़ नहीं कर रखा है तो फिर वो डिस्चार्ज नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होता, डिस्चार्ज तो ही देता है। इसीलिए जब काम पड़ता है प्रोटीन का तभी उसको एक्टिवेट किया जाता है, अगर काम ना हो तो उसको इनएक्टिवेट फॉर्म में ही रखा जाता है, वो इनएक्टिवेट फॉर्म में ही रहता है, नहीं तो ये भी पूरा का पूरा डिग्रेड हो जाएगा, प्रोटीन जितना ही बनेगा और कोई काम भी नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, प्रोटीन हमेशा अमाइनो एसिड्स क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। देखो इसको एकदम सिंपल है, सिंपल क्या, अमाइनो एसिड है, इसको एक्टिवेट करना है। देखो ये रहा, इसमें पहला प्रोसेस क्या होता है, ये जो अमाइनो एसिड है इसको तोड़ने के लिए, इसको सबसे पहले इसको एक्टिवेट करने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं, अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी का खर्च पड़ता है। ठीक है, एनर्जी लगता है, तो हमने एटीपी ले लिया। अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए एटीपी का यूज होता है। अब क्या करेंगे, अमाइनो एसिड हमारा एक्टिवेट होने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम का जरूरी होता है जिसका नाम है एमिनो एसाइल सिंथेटेज। ठीक है, तो एमिनो एसाइल सिंथेटेज के प्रेजेंस में अमाइनो एसिड एक्टिवेट होने को चलता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहला प्रोसेस में अमाइनो एसिड जैसे ही एमिनो एसाइल सिंथेटेज के एंजाइम में जाता है तो वो बन जाता है हमारा अमाइनो एसिड AMP प्लस PPI। ये क्या हुआ, अब देखो जैसे ही अमाइनो एसिड अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में एक्टिवेट होना शुरू हुआ तो ये अमाइनो एसिड AMP में हुआ। देखो इसमें क्या होता है, ये जो ATP है इसके अंदर में कितना होता है, फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट होता है। ठीक, 3 फॉस्फेट होता है। लेकिन जब ये प्रोसेस बिगिंस होता है तो इस प्रोसेस के समय में 2 फॉस्फेट, ठीक है, ATP क्या करता है, 2 फॉस्फेट लूज कर देता है। ATP लूजेस 2 फॉस्फेट। ठीक है, ATP क्या करता है इस प्रोसेस में, अपना 2 फॉस्फेट लूज कर देता है। अब ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, 2 फॉस्फेट लूज कर दिया तो इसके बाद ट्राई के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाई होगा, टाई तो लूज करता है, 2 फॉस्फेट लूज कर दिया तो बचा कितना, 1 बचा। ठीक है, तो AMP वही हो जाएगा। देखो अमीनो एसिड ये रहा और ये हमारा 1 फॉस्फेट बचा ATP में, इसीलिए इसका फॉर्म फुल फॉर्म सेम ही है। देखो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, लेकिन यहाँ पे फॉस्फेट कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, तो एडिनोसाइट मोनोफॉस्फेट। ठीक है, और ये 2 हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल चुका है, ये लूज कर चुका है। ठीक, उसके बाद इसका सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, ये जो हमारा अमीनो एसिड AMP बना, ये हमारा अमीनो एसिड AMP बना, ये बाइंड करता है tRNA के साथ। ठीक है, ये बाइंड करेगा किसके साथ, अमीनो एसिड AMP बाइंड करेगा tRNA के साथ। और जैसे ही अमीनो एसिड tRNA के साथ बाइंड करेगा तो ये बना लेगा अमीनो एसिड tRNA। ठीक है, ये अमीनो एसिड tRNA बना लेगा और यहाँ पे जो AMP था वो AMP भी निकल जाएगा, जो 1 फॉस्फेट बचा हुआ था एनर्जी का वो भी निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमारा tRNA है, यहाँ पे जो अमीनो एसिड tRNA बना है ये हमारा चार्ज्ड RNA होता है। ठीक है, ये जो है ये tRNA, ये चार्ज tRNA होता है, चार्ज tRNA। ठीक है, और ये जो बना, देखो इस प्रोसेस को अमाइनो एसाइलेशन प्रोसेस भी बोला जाता है। ठीक है, अमाइनो एसाइलेशन प्रोसेस क्या हुआ सर, तो कुछ नहीं है, बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमने पढ़ा है उसी को अमाइनो एसाइलेशन बोलते हैं। देखो अमाइनो एसाइलेशन का मतलब होता है जब अमाइनो एसिड चार्ज्ड tRNA के साथ जुड़ जाए। ठीक है, जिस प्रोसेस से अमाइनो एसिड चार्ज्ड किसके साथ, चार्ज tRNA के साथ जुड़ जाए तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है या फिर उसके बाद वो जो प्रोसेस होता है उसको अमाइनो एसाइलेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, सिंपल क्या है, अमाइनो एसिड का चार्ज tRNA से जुड़ना अमाइनो एसाइलेशन प्रोसेस होता है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि
अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस होता है, तो ये दो प्रोसेस लिख सकते हो, या फिर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज अमाइनो एसाइलेशन एक्सप्लेन, तो ये दोनों प्रोसेस लिख दिया जाए। अमाइनो एसाइलेशन में कितने एटीपी लगते हैं, सबसे पहले कितना एटीपी लूज करता है, तो सबसे पहले देख लो, सबसे पहले सॉरी तो कितना फॉस्फेट लूज करता है, तो 2 फॉस्फेट ये लूज करता है और 1 फॉस्फेट बचता है, जाके लास्ट में जाकर के वो भी हट जाता है। ठीक है, तो देख लो अमाइनो एसाइलेशन। अमाइनो एसाइलेशन क्या होता है, अमाइनो एसाइलेशन का मतलब होता है बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसिड विथ चार्ज tRNA is called अमाइनो एसाइलेशन। ठीक है, तो इसके अंदर में 2 प्रोसेस हुआ। ठीक है, इस अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग ने अमाइनो एसिड को क्या किया, अमाइनो एसिड को सबसे पहले अमाइनो एसिड क्या हो रहा है, अमाइनो एसिड हमारा एटीपी से जुड़ रहा है। ठीक है, एटीपी से कंबाइन कर रहा है किसके प्रेजेंस में, अमाइनो एसाइल सिंथेटेस। और एक मिनट, ये जो हम लोग देखे थे यहाँ पे था अमाइनो एसिड, वो जो और एएमपी लास्ट में जो हम लोग लिखा था, ये अमाइनो एसाइलेशन प्रोसेस में ये यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे टीआरएनए से जुड़ रहा था, तो यहाँ पे भी जो टीआरएनए से जुड़ेगा तो यहाँ पर भी अमीनो एसाइल सिंथेटेज। ठीक है, अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम लगेगा इसके प्रेजेंस में, और उसके बाद में जाकर के ये अमाइनो एसिड टीआरएनए बनेगा, और ये जो टीआरएनए होगा ये चार्ज आरएनए होगा, और यही इसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा अमाइनो एसाइलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाइनो एसिड टीआरएनए। ठीक है, और यहाँ पे एएमपी जाकर के निकल जाएगा। ठीक, तो अमाइनो एसाइलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहला हमारा प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। मतलब अमाइनो एसिड तो हमारे पास है, लेकिन उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो एक्टिवेट तो कर दिया, अब एक्टिवेट करने के बाद इसका मैकेनिज्म देखो। ठीक है, तो मैकेनिज्म किसका मैकेनिज्म, तो ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म। देखो इसमें 3 प्रोसेस होता है। पहला होता है एलोंगेशन, सॉरी पहला होता है इनिशिएशन, पहला होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है इलोंगेशन, और चौथा, पहला कौन सा हो गया, इनिशिएशन हो गया, दूसरा आएगा इलोंगेशन, और तीसरा आएगा टर्मिनेशन। तो इसका मैकेनिज्म होता है। अब एक एक मैकेनिज्म को हम समझते चलते हैं। ठीक है, देखो इनिशिएशन प्रोसेस में क्या होता है, इनिशिएशन प्रोसेस में सबसे पहले जो हमारा एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए जो है, वो राइबोसोमल आरएनए मतलब आरएनए के सबसे स्मॉलर सब यूनिट से जुड़ता है। देखो क्या हुआ, ठीक से समझो। यहाँ पे इनिशिएशन में क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए विथ a smaller subunits of राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम का जो सब स्मॉलर यूनिट होता है उससे ये जाके जुड़ता है। अब देखो क्या मैंने बोला, एमआरएनए के साथ राइबोसोम के साथ। ठीक है, राइबोसोम का जो सबसे छोटा सब यूनिट होगा उसके साथ एमआरएनए जुड़ेगा। देखो ये रहा हमारा सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये रहा स्मॉलर सब यूनिट। अब स्मॉलर सब यूनिट कौन सा होता है, याद है 30S या 50S, सर 30S होता है। ठीक है, 30S होता है। इसका नाम क्या होता है, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम का नाम, स्मॉलर सब यूनिट का नाम सर 16 स्मॉलर राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये क्या करता है, सब यूनिट ऑफ राइबोसोमल आरएनए एमआरएनए के साथ बाइंड करता है, एमआरएनए के साथ बाइंड करता है। तो ये रहा हमारा एमआरएनए, मान लो ये हो गया 5' ये 3', ये AUG GAG
यू 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 ए जी, मान लो ये हमारा कोडोन्स प्रेजेंट है इस पे, इस mRNA पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये mRNA राइबोसोमल RNA के साथ जुड़ रहा है, तो चलो जोड़ देते हैं, यहाँ पे बाइंड होता है, ये बाइंड हो गया, ठीक है। अब याद रखना, यहाँ देखो हर प्रोसेस में जो स्टार्ट होता है, अब जैसे ट्रांसलेशन प्रोसेस है तो उसमें प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट होगा, लेकिन वो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा कौन से जगह से, क्या यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से, यहाँ से कहाँ से। तो याद करो, जैसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हर प्रोसेस मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, इनिशिएशन की जगह से। रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे, रेप्लिकेशन में कहाँ से स्टार्ट होता है रेप्लिकेशन, तो ओराई साइट से स्टार्ट होता है, जहाँ पे ओराई साइट होगा वहीं पे शुरुआत होगा, उसके सिवा कहीं से नहीं शुरुआत होगा, ठीक है। उसी तरह ट्रांसलेशन में भी एक जगह होता है जहाँ से ये प्रोटीन सिंथेसिस या फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। उस जगह को हम लोग बोलते हैं, उस जगह को हम लोग बोलते हैं, ये रहा ये साइन डेलगार्नो सीक्वेंस, ठीक है। साइन डेलगार्नो सीक्वेंस ये वो जगह है जहां से हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। और ये याद रखना, ये बैक्टीरिया के मैसेंजर आरएनए भी होता है। ये कौन सा, साइन डेलगार्नो सीक्वेंस, साइन डेलगार्नो सीक्वेंस हमारे बैक्टीरिया के मैसेंजर में भी होता है, ठीक है। तो इनिशिएशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, सबसे पहले सर क्या करेगा, एमआरएनए क्या करेगा, सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से जुड़ जाएगा। सब स्मॉलर यूनिट कौन सा होगा, 30S, उसका 30S यूनिट होगा, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा, तो 16SR RNA, 16SR RNA। उसके बाद देखो ये हो गया, उसके बाद आगे क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही RNA के साथ ये जुड़ गया, उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ा वाला अब यूनिट आएगा, ठीक है। छोटा यूनिट आ गया, लेकिन सबसे बड़ा यूनिट आने से पहले क्या होगा, tRNA जुड़ेगा, ठीक। हमारा स्ट्रक्चर क्या था, ये हमारा स्ट्रक्चर था 16SR RNA, ये क्या है 30S है, ठीक, 3' 5' AUG GCG UUUUAG, ये था हमारा स्ट्रक्चर, ये जुटा हुआ था। अभी साइन डेलगार्नो सीक्वेंस को छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पहला प्रोसेस में हमारा mRNA और rRNA जुटा हुआ है। अब दूसरा, इसी में क्या होगा, इसी में क्या होगा, देखो यहाँ पे अब tRNA आएगा। tRNA का स्ट्रक्चर याद है ना, tRNA हमारा कैसा होता था, ये रहा हमारा tRNA, ठीक है। इसका कुछ यहाँ ये ऊपर से जाता है, ठीक है, ऐसे से समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, tRNA आएगा। और देखो यहाँ से एक चीज समझ लो, अगर मान लिया जाए कोई क्वेश्चन कर दे, ये रहा क्वेश्चन कि 5' से 3' 5' से 3' पे अगर AUG तुम्हारा सीक्वेंस है तो इसका एंटीकोडोन क्या बनेगा। तो एंटीकोडोन बनाने के लिए सिंपल क्या कर दोगे, इसका A का T U, सो यहाँ पे हमको U देना, यूरासिल देना है, ठीक है, यूरासिल देना है, tRNA पढ़ रहा है, ठीक है। A बराबर U, U बराबर A, G बराबर C, याद है ना। A इक्वल्स T, या फिर RNA के केस में A इक्वल्स U, U का A और G इक्वल्स C, ये याद है, ठीक। लेकिन अगर यहीं पे अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि ये रहा mRNA और इसका सीक्वेंस है AUG, ठीक है, और यहाँ पे हमको tRNA क्या होगा ये बताओ, ठीक। तो tRNA क्या होगा, अब यहाँ पे तुमको दिमाग लगाना है, क्या यहाँ पे दिमाग लगाना है कि सर mRNA जो होता है वो कोडोन्स होता है, कोडोन्स देता है, ठीक है, mRNA कोडोन्स देता है। तो ये जो tRNA होता है, tRNA क्या देता है सर, tRNA एंटीकोडोन देता है। इसका मतलब AUG पूछे और उसका एंटीकोडोन पूछे तब भी वही बना जो mRNA का tRNA पूछे। अब देखो मतलब कहने का मतलब है, अगर डायरेक्ट पूछ दिया जाए AUG है, इसका एंटीकोडोन बना के दिखाओ, तो बना दोगे UAC, ठीक। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि mRNA का सीक्वेंस ये है और tRNA का सीक्वेंस क्या जाएगा, तो सिंपल है, जो कोडोन का एंटीकोडोन सीक्वेंस बनता है वही बना देंगे। तो यहाँ पे भी UAG का C हो जाएगा, ठीक है, ये समझ गया। तो इसको यहाँ समझ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से mRNA rRNA जुट गया,
अब यहाँ पे हर कोडोन्स का अपना अपना सीक्वेंस बनेगा, एंटी कोडोन बनेगा, ये कोडोन से सबका एंटी कोडोन बनेगा। तो सबसे पहले टीआरएनए आएगा यहाँ पे, ठीक है, टीआरएनए यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा एयूजी, तो यूएसी, ये समझ गए बना दो। एयूजी किसका होता है मेथियोनिन का, तो एमईटी लिख दी, ठीक है, एमईटी लिख दिया। अब जैसे हमने इसका एंटीकोडोन बनाया वैसे ही फर्दर इसका भी बनेगा, इसका भी बनेगा, उसका भी बनेगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होगा ये पहले देख लो, अब उसके बाद हम नीचे से बनाते हैं। ठीक है, इसमें देखो ये रहा 16SR RNA, ये याद करना स्मॉलर सब यूनिट है 30S 3' 5' AUG GAG UUG UAG, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, यहाँ पे इसको जोड़ दो, ये जुटा हुआ है, यहाँ हमारा tRNA आएगा, ठीक है। तो क्या बना लेगा UAC, ये मेथियोनिन। अब देखो अब क्या होगा, जैसे ही एक का बना, जैसे ही हमारा AUG याद है ना, स्टार्ट कोडोन कौन होता है AUG होता है, और स्टॉप कोडोन 3 होता है UAA UGA और UGG, ठीक है। UAA UAG और UGA होता है हमारा स्टॉप कोडोन। देखो जिसमें से UAG एक स्टॉप कोडोन यहाँ पे है, और स्टार्ट कोडोन कौन सा होता है तो AUG होता है। तो यहाँ से हमारा ट्रांसलेशन और प्रोटीन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे tRNA पहुंचेगा, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा, यहाँ से क्या होगा, इसको बड़ा कर दो, यहाँ से क्या होगा एक बड़ा सा राइबोसोम आएगा, सॉरी अब राइबोसोमल का बिगर यूनिट आएगा। अब बिगर यूनिट कौन होता है, बिगर यूनिट सर हमारा 50S होता है, ठीक है। तो 50S होगा, इसको चाहे तो हटा भी सकते हो, ठीक है। ये हमारा बिगर यूनिट है, इस बिगर यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, बिगर यूनिट क्या होता है 50S होता है। और इसका जैसे इसका स्मॉलर सब यूनिट है तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम 23SR RNA होता है, ठीक है, SR RNA होता है, ठीक। अब ये हमारा ये प्रोसेस हो गया, इसके अंदर ये जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो ये बड़ा सा यूनिट हमारा बन गया। अब यहाँ पे इनिशिएशन प्रोसेस कंप्लीट, कहने का मतलब है कि जैसे ही प्रोसेस हमारा स्टार्ट होगा, ट्रांसलेशन जैसे ही स्टार्ट होगा AUG से, वैसे ही स्मॉलर से, स्मॉलर तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद बड़ा बिगर यूनिट राइबोसोम का 50S और या 23SR RNA, ठीक है। ये 23SR RNA का नाम पेप्टाइड ट्रांसफेरेज भी होता है, ठीक है। 23SR RNA का नाम पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज भी होता है, ठीक। अब यहाँ से हमारा इनिशिएशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, जैसे ही यहाँ पे सर यहाँ पे अगर ये काम आ रहा है, यहाँ पे कहेंगे कि RNA प्रेजेंट है, स्मॉलर सब यूनिट प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका काम तो है mRNA के साथ बाइंड कर जाना, लेकिन इसका काम क्या है, ये तो अभी तक कुछ नहीं किया। देखो यहाँ पे जैसे ही अपना स्मॉलर यूनिट बनाता है तो ये 2 डब्बा दिख रहा है, यहाँ पे 2 साइट बनाता है, ठीक है, 2 साइट बनाता है, जगह बनाता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है पेप्टाइड साइट, ठीक है। और ये जो है हमारा, इसका नाम होता है एमिनो एसाइल साइट, ठीक है। तो ये हो गया, इतना समझ गया कि RNA के साथ mRNA जुट गया, ठीक है। उसके बाद tRNA आ गया, tRNA जब जैसे प्रोसेस स्टार्ट किया तो 50S मतलब 23SR RNA या फिर बोले तो पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम ट्रांसफेरेज आ गया, 23SR RNA आ गया। और ये आया तो 2 जगह बनाया, पेप्टिडाइल साइट और अमाइनो एसाइल साइट, यहाँ पर हमारा प्रोसेस इनिशिएशन का कंप्लीट हो जाता है। अब हम अगला मैकेनिज्म पढ़ेंगे, सेकेंड वाला, जो कि है इलोंगेशन, ठीक है, इलोंगेशन।
अब यहां से देखो इलॉन्गेशन, ठीक है। इलॉन्गेशन में क्या होता है, इलॉन्गेशन में देखो हमने जो वहां पे देखा कि दो जगह बनाता है, दो साइट बनाता है, कौन, 23S RNA या फिर पेप्टाइड पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, वो उसमें से कौन था, एक पी साइट और एक अमाइनो एसिड, मतलब पेप्टाइड साइट और ए साइट मतलब अमाइनो एसिड साइट। अब इस दोनों का यहाँ पे काम क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे जगह अमाइनो एसिड में क्या होगा, अमाइनो एसिड साइट पे क्या होता है, जितना भी टीआरएनए अब उसके अंदर में आएगा, ठीक है, टीआरएनए सबके लिए आएगा, एयूजी के लिए भी आएगा, जीएजी के लिए भी आएगा और यूयूयू के लिए भी आएगा। सर यूएजी के लिए नहीं आएगा, वो स्टॉप करो ना, ठीक है, ठीक, तो सबके लिए आएगा। अब टीआरएनए तो आ रहा है सबके लिए, ठीक, तो टीआरएनए हमने पढ़ा था कि चार्ज टीआरएनए आता है, तो जितना भी चार्ज होगा, अब जितना भी टीआरएनए है वो सब का नेट चार्ज जाके अमाइनो एसिड साइट पे जमा हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक। अब जो पेप्टिडाइल साइट है, पेप्टिडाइल साइट पे जा करके क्या होगा, पेप्टिडाइल साइट पे क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक। अमाइनो एसिड साइट का काम क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, जितना भी टीआरएनए होगा सब का चार्ज आ जाएगा अमाइनो एसिड पे या फिर ए साइट, और जितना भी पेप्टाइड बॉन्ड बनने वाला है वो कहाँ पे जाके बनेगा, पी साइट पे, ठीक है। अब इलॉन्गेशन, तो इलॉन्गेशन ये हुआ, इसी को लिख देते हैं यहाँ, ऐसे नहीं देखो, नेट चार्ज ऑफ टीआरएनए या फिर ऑल टीआरएनए भी कर सकते हो, टीआरएनए अराइव्स एट, कहाँ, अराइव्स एट ए साइट या फिर अमीनो एसिड साइट, और दूसरा क्या होता है इसमें फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड ऑन पी साइट, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी टीआरएनए है उसका चार्ज जाके ए साइट पे आ जाएगा, और जितना भी पेप्टाइड बॉन्ड है वो जाकर के पी साइट पे बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये प्रोसेस फिर से समझते हैं, नीचे में ये रहा 16SR RNA, ये मैसेंजर RNA, ठीक है, ये ऐसे जाएगा, ठीक, ये रहा 23SR RNA और इसका यूनिट्स 50S, ठीक है, ये रहा 5S, ये रहा 3S। अब जैसे देखो यहाँ पे AUG था और यहाँ GAG था, तो वहाँ क्या हो रहा था, AUG का यहाँ पे मेथियोनिन कोड हो चुका था, तो यहाँ पे जो टीआरएनए था वो अब बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये अब बाहर आ गया, क्योंकि इसका काम, टीआरएनए का काम पढ़ा शुरू में ही पढ़ा है कि उसका सिर्फ और सिर्फ काम होता है कोडोन्स को ट्रांसफर करना, अपने पीठ पे बिठाना और जाकर के वहाँ पे उस पर एमआरएनए में पटक देना, ठीक है, कोडोन एंटी कोडोन बनाने के लिए। वैसे ये बन गया, अब ये बन गया तो अब जीएजी का भी बनेगा, तो जीएजी का भी बनेगा, जीएजी का क्या बन जाएगा, CUG का C होता, ये ग्लूटामीन हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही जैसे हम लोग बनाया, तो उसके बाद जैसे इसका एंटी कोडोन बन जाएगा, तो फिनाइल ग्लूटामीन अंदर आ गया, ऊपर हो गया, इसका एंटी कोडोन बन गया CUC, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, फिर टीआरएनए। वैसे ही फिर यहाँ पे UUU का भी बन जाएगा, और ये इसके अंदर में ही रहेगा, ये इसके अंदर में ही रहेगा, और यहाँ पे UAG आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे UAG, तो कहने का मतलब है कि इलॉन्गेशन प्रोसेस में क्या हुआ, यहाँ पे सारा ये पी साइट और ये ए साइट, सारा चार्ज कहाँ पे आ गया, तो ट्रांसफर आने का ए पे, अमीनो साइट पे, पेप्टाइड बॉन्ड का पूरा फॉर्मेशन हो गया पी पे, ठीक है।
और उसके बाद और इसमें क्या प्रोसेस होगा कि जितना भी हमारा कोडोन्स प्रेजेंट है, ट्रांसफर आरएनए उसका एंटी कोडोन्स ला करके पटक देगा, ठीक है। एंटी कोडोन बन जाएगा तो वो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो चुका, देखो AUG का बना दिया, हो चुका। उसके बाद ये बाहर चला गया, फिर जैसे अगले वाले को कोड करेगा तो अगले वाले का एंटी कोडोन बना के फिर ट्रांसफर इसको हटा देगा, फिर इसको कोड करेगा, इसको बनाने के बाद फिर टीआरएनए को हटा देगा क्योंकि इसका एंटी कोडोन बन जाएगा, ठीक है। तो इलॉन्गेशन प्रोसेस यहाँ से कंप्लीट होता है। अब यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे इसका क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं टर्मिनेशन प्रोसेस, ठीक है। टर्मिनेशन बोला था ट्रांसलेशन में कौन सा प्रोसेस, इनिशिएशन होता है, इलोंगेशन होता है और टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन और इलोंगेशन पढ़ लिया, अब टर्मिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना, कोई प्रोसेस खत्म हो रहा है, कोई चीज खत्म हो रहा है उसको टर्मिनेशन बोलते हैं। रेप्लिकेशन में भी 3 प्रोसेस आ रहा था, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। वहां पे टर्मिनेट कौन कर रहा था, वहां पे सिग्मा फैक्टर रो फैक्टर टर्मिनेट कर रहा था। तो वो अलग चीज, वो भी मतलब प्रोसेस देखा जाए तो मैकेनिज्म सेम है, बाकी मैकेनिज्म सेम ही, बस लिटरली सेम है, बाकी अंदर सब कुछ अलग अलग होता है। देखो वहाँ पे उतने सारे एंजाइम्स 9-10 एंजाइम्स का यूज हो रहा था, यहाँ पे बस एमिनो एसाइड सिंथेसिस एंजाइम का अभी तक यूज हुआ है इस लेवल पे, ठीक। तो टर्मिनेशन में क्या होगा, देखो टर्मिनेशन में ये जो हमारा था AUG, GAG, UUUAG, 3' 5' 16 SR RNA और यहाँ पे ये बड़ा सा यूनिट 23 SR RNA। देखो यहाँ पे इसका मेथियोनिन कोड हो गया था, इसका यहाँ पे ग्लूटामिन कोड हो गया था, वैसे ही इसका भी कोड हो जाएगा। अब देखो हर कोडोन्स के लिए तो एंटी कोडोन्स होते हैं, हर कोडोन्स का अपना अपना एंटी कोडोन्स होता है, लेकिन UAG, UGG और UGA ये ऐसा 3 कोडोन्स है जिसको हम स्टॉप कोडोन्स बोलते हैं, और इसके लिए इस कोडोन्स के लिए कोई भी तरह का एंटी कोडोन्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सर स्टॉप कोडोन्स किसी भी तरह का प्रोटीन इसी के कारण नहीं होने के कारण, ये स्टॉप कोडोन के पास एंटी कोडोन नहीं होने के कारण स्टॉप कोडोन प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता है, ठीक है। देखो बल्कि है तो ये भी कोडोन ही ना, लेकिन कर क्यों नहीं सकता, इसीलिए यही रीजन है बस कि इसके पास एंटी कोडोन नहीं होता। देखो तो इसने भी कोड कर लिया, ये दोनों कर लिया कोडोन, एंटी कोडोन इसके पास भी आ गया, ये भी प्रोटीन कोड कर लिया। अब इसके पास तो एंटी कोडोन आएगा ही नहीं, ठीक है। अगर आएगा नहीं तो आगे भी नहीं बढ़ेगा, अगर आगे होगा भी तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर से इस रीजन से यहाँ पे इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर से हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसलेशन प्रोसेस कंप्लीट, क्योंकि ये स्टॉप कोडोनेशन और स्टॉप कोडोन के पास आकर हर प्रोसेस रुक जाता है, चाहे ट्रांसलेशन हो या फिर ट्रांसक्रिप्शन हो या फिर ट्रांसलेशन हो, ठीक है। टर्मिनेशन रुक जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि सर ट्रांसक्रिप्शन में हमारा टर्मिनेटिंग फैक्टर हम रो फैक्टर बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका टर्मिनेटिंग फैक्टर क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे बेसिकली कोई टर्मिनेटिंग फैक्टर नहीं होता है, लेकिन हम एक चीज पढ़ेंगे, नीट में आता है RF क्या, RF स्टैंड्स फॉर रिलीजिंग फैक्टर। ये रिलीजिंग फैक्टर ऐसा फैक्टर होता है जो कि टर्मिनेशन को ट्रांसलेशन प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है, खत्म कर देता है। तो सर आपने बोला कि कोई चीज रिलीज नहीं होता या फिर कोई, तो फिर देखो उसका बस नाम है रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है, उसका बस नाम है रिलीजिंग फैक्टर। देखो उसको इसीलिए रिलीजिंग फैक्टर बोला जाता है क्योंकि राइबोसोम से नया पेप्टाइड्स बॉन्ड बनवाता है और बना के रिलीज करवाता है, ठीक है। राइबोसोम से नया पेप्टाइड बॉन्ड्स बनवाता है। देखो ये जो अमीनो एसिड्स बन रहा है ना, तो इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड तो होना चाहिए, नहीं तो टूट जाएगा। तो नया पेप्टाइड बॉन्ड बन के रिलीज होता है, इसीलिए उसको रिलीजिंग फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके हमारा प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, और क्या, और हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया,
ठीक है। तो शुरू से देख लिया, वहाँ पे इनिशिएशन हुआ, फिर इलोंगेशन और टर्मिनेशन, ठीक। और उसके बाद अगर नहीं समझ में, रीकैप करके वीडियो को फिर से देखो, बहुत ही इजी तरीके से हमने समझा रखा है, ठीक है। और पिछले का जो जितना भी लेक्चर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का सब देख लो, सब एकदम इजी वे में, और गारंटेड कहता हूँ कि नीट का 100% से 90 का 90 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सीक्रेट साइंस जानते हो ना, कृष्णा सर है, सीक्रेट साइंस चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और अच्छे से मेहनत करो और तैयारी करो। चलो चैनल को लेकिन सब्सक्राइब कर दो पहले। थैंक यू।